नमस्कार, मैं हूँ त्रिदीप ब्राह्मण। ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंग बदलती सियासत को नित नए रंग देने और नया चेहरा देने वाले एक ऐसे शख्स से आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने सियासत को एक ज़िंदा आदमी की इबादत माना और शायद यही वजह रही कि वो समाजवादी से मुलायमवादी भी हो गए। आप समझ ही गए होंगे कि आज आपकी मुलाकात हम किस शख्स से करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। कहते हैं कि ये तू है या मैं हूँ या किसी ने मेरे हाथों में आईना रख दिया है। ये सियासत आपको कहाँ ले आई है? सियासत ने जिंदगी के कई रंगों का प्रदर्शन मुझे कराया। जो कहावतें हम बचपन से पढ़ते थे, सुनते थे, जो बड़े महापुरुषों के तथ्यात्मक विश्लेषणों का हम अध्ययन और पठन पाठन करते थे, उसको व्यवहारिक जामा पहनाने का काम इसी सियासत ने किया। उदाहरण के लिए मेरे जीवन का आरंभिक दौर बंगाल में बीता और बंगाल के बारे में कहते हैं कि जो बंगाल आज कहता है वो पूरा भारत कल कहता है। चाहे हमारा राष्ट्रगीत हो, चाहे विधवाओं की विवाह की बात हो, यहाँ तक कि मथुरा में पैदा हुए कृष्ण की कृष्ण भक्ति की बात हो, चैतन्य महाप्रभु ने उसको एक नई अभिव्यक्ति दी बंगाल में। चाहे वो काली की आसक्ति और उपासना की बात हो, वो रामकृष्ण परमहंस ने जो उसके कीर्तिमान स्थापित किए वो कहीं नहीं मिला। और चाहे स्वामी विवेकानंद की अल्पायु होने के बावजूद उनका जो दर्शन है उसकी शाश्वतता हो, ये सब बंगाल की देन। और क्रांति के मामले में नेताजी से लेकर के खुदीराम बोस तक बंगाल का जवाब नहीं। और फिल्म में भी सत्यजीत राय से मृणाल सेन तक बंगाल का जवाब नहीं। गायन वादन में भी बंडा डे से लेकर हेमंत कुमार तक बंगाल का जवाब नहीं। भले ही हमारा मूल उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन हमारी संस्कृति बंगाल में हुई। अंतर्जातीय विवाह हो या समाज में और उसके मूल ढांचे में जो बड़े बड़े परिवर्तन की बात हो, राममोहन राय ने बंगाल में ही प्रदर्शित किया। उसी बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति थी, किसी ने कहा कि एक अमुक व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था। उन्होंने हंस के कहा ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसका कभी कोई भला ही नहीं किया। मेरे मन में हरदम बाल्यावस्था से बात रही कि अगर किसी का उन्होंने भला किया ईश्वरचंद्र जी ने, तो भला करने वाला ही बुरा क्यों करेगा। एक पहली रही, लेकिन हम बार बार पढ़े, उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद एक मुहावरा जब हम जानने के लायक हुए, मैं से भीगी कुछ बड़े होने लगे, तो एक मुहावरा सुनते थे, पढ़ते थे, गुण नहीं पाते थे, नेकी कर और दरिया में डाल। समझ में नहीं आता था किसी की नेकी करके दरिया में क्यों डालें। लेकिन बाद में इस राजनीति ने समझाया कि गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये वो सह है जो बनी है किसी और जहां के लिए। न तू जमी के लिए है न तू आसमां के लिए, तेरा वजूद तो है सिर्फ दास्तां के लिए। फिर गोपाल दास नीरज की कविता याद आई, लिखा है इन्होंने एक फिल्म के लिए, लेकिन साहित्य क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिसे पाता है, उसके ही सीने में भोगता कटार है। तो ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, हरदम सावधान रहो। लाइफ इज ए टाइट रोप वॉकिंग। तो राजनीति ने मुझे ये सिखाया। अमर सिंह जी, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसका पूरा परिदृश्य 1996 में जब आप समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में आए, फिर 2002 और 2008 में कंटिन्यू किया आपने, तब से लोग आपको जानने लगे और आपकी पूरी यात्रा लोगों के सामने आई। लेकिन उससे पहले जब आप बिरला जी के साथ जुड़े थे या माधवराव सिंधिया जी के साथ जुड़े थे, तो उस यात्रा के बारे में कम लोग ही जानते हैं। क्या थी वो यात्रा, कैसी शुरुआत? मेरी राजनीतिक यात्रा आपको जान के आश्चर्य होगा,
हम लोग ममता बनर्जी से वरिष्ठ थे। जब नक्सलवाद बंगाल में अपने उत्तुंग शिखर पे था तो इंदिरा जी के चहेते सिद्धार्थ शंकर राय थे, और सिद्धार्थ शंकर राय देशबंधु चित्तरंजन दास के नाती थे, उनकी लड़की के लड़के, उनको देशबंधु चित्तरंजन दास कहते थे। और सिद्धार्थ बाबू इंदिरा जी को इंदू कहते थे और उन्हें मानू कहती थी, उनका पुकारने का नाम मानू था। और अगर आप पढ़ें इंदिरा जी और सिद्धार्थ बाबू के पत्राचार को, तो जब संजय जी मेनका जी से मिलना शुरू किए थे तो उस अंतरंग प्रकरण का भी उन्होंने अपने पत्रों में उसकी जानकारी उनको दी है और उसका जिक्र किया है। तो बंगाल में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, जब बड़े बड़े लोग अतुल्य घोष और कामराज और निजलिंगप्पा ऐसे कद्दावर लोग, जब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के चुनाव में और गिरी के चुनाव में जब सिंडिकेट और इंडिकेट बना, तो सिंडिकेट में बड़े लोग थे। तो बंगाल में विजय सिंह नाहर, जो जगजीवन राम जी के खास थे, उन्होंने इंदिरा जी का साथ दिया। लेकिन इंदिरा जी ने उनको भी दरकिनार करके, क्योंकि विजय बाबू की निष्ठा इंदिरा जी के साथ बाबू जी के मार्फत थी और सिद्धार्थ शंकर राय से इंदिरा जी के सीधे संबंध थे। तो नक्सलवाद को रोकने के लिए सिद्धार्थ बाबू भेजे गए और एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया, कैबिनेट मिनिस्टर इंचार्ज फॉर वेस्ट बंगाल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल मामलों के मंत्री। आज जिस तरह की हिंसा देश में है, उस तरह की हिंसा को देखते हुए नक्सलवाद की वो तथाकथित हिंसा, और कुछ कम लोगों को पता है नक्सलबाड़ी उत्तर बंगाल का एक गांव है। चारू मजुमदार और कानू सन्याल वहीं के हैं। नक्सलबाड़ी है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंसी कॉलेज के पिछवाड़े कॉलेज स्ट्रीट का कॉफ़ी हाउस और एक छोटी सी सकरी गली भवानी दत्त लेन, वो नक्सलवाद के शीर्ष नेताओं के बैठक का केंद्र होता था। और महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास 1084 की माँ, जिस पर एक फिल्म भी बाद में बनी, उस दौर को मैंने निकट से देखा है और शीर्ष नक्सलवादी नेताओं से मेरे सीधे संपर्क भी रहे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? कलकत्ते में हुई और भवानी दत्त लेन में उन लोगों से मैं काफ़ी मिला जुला। उस नक्सलवाद में बहुत ही मेधा के लोग थे, प्रेसिडेंसी के बहुत अच्छे विद्यार्थी और बड़े विद्वान लोग उसमें शामिल थे। और उनके अंदर एक अग्नि शिखा प्रज्वलित थी उनके उर में कि हम समाज को बदल डालेंगे। भटकाव भले हो गया हो, लेकिन उनकी दृढ़ता को और संकल्प को आप चुनौती नहीं दे सकते। और उस चुनौती का सामना करने के लिए दो युवकों का चयन सिद्धार्थ बाबू ने किया और इंदिरा जी ने उन्हें बढ़ाया, प्रियरंजन दास मुंशी और सुब्रत मुखर्जी। मैंने इन दोनों के साथ बहुत निकटता से काम किया और सुब्रत मुखर्जी हमारे पहले राजनीतिक गुरु थे, जो आज वहाँ मंत्री हैं, और वो ममता के भी गुरु वही थे। ममता को ये मानने में शायद अब असमंजस की स्थिति हो, बाद में कलकत्ता के मेयर रहे, आज वो ममता के मंत्री हैं, ये विधि का विधान है। ममता हम लोगों से भी कनिष्ठ थी और हम लोग साथ साथ काम किए हैं। और मुझे आज भी याद है जैसे कल की घटना हो, श्री प्रियरंजन दास मुंशी यूथ कांग्रेस उसी समय सामने आई और छात्रों का एक संगठन था छात्र परिषद, उसे सुब्रत मुखर्जी चलाते थे और कुमुद भट्टाचार्य और सुदीप बंदोपाध्याय ये दोनों सहयोगी थे। और हम सब युवा लोग उस समय ये नारे लगाते थे, प्रियो सुब्रतो कुमुद सुदीप जालिए चे आंदोलन दीप। ये प्रियो सुब्रत कुमुद सुदीप, इन्होंने आंदोलन के दीप को जलाया है। वो नारे मुझे आज भी याद हैं। और ये बड़े प्रभावशाली एक ग्रुप था, गुट था। तो हमारी राजनीतिक यात्रा सुब्रत मुखर्जी के, मुझे अब भी याद है उनकी एक गाड़ी थी जब वो सिद्धार्थ राय के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बने, उसका नंबर तक मैं नहीं भूला हूँ, WMC5, और उसका एक अंगरक्षक था सिंह। और ममता कभी हम लोगों के बगल में नहीं, ड्राइवर के बगल में बैठती थी
और INTUC की नेत्री होती थी। और उनको जब पहली बार टिकट भी मिला तो वो भी बड़ी अद्भुत बात है कि 2 नंबर जंतर मंतर रोड में प्रणब मुखर्जी जो आज के राष्ट्रपति हैं, सुब्रत मुखर्जी और मैं, हम तीनों बैठे थे। सोमनाथ चटर्जी के विरुद्ध कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रणब दा की बात मुझे याद है कि उन्होंने बंगाली में कहा कि सुब्रतो सोमनाथ बाबूर विरुद्धे कोनो एक कैंडिडेट दाड़ करिए दीते होबे, पाচ্ছি ना, कि सोमनाथ बाबू के विरुद्ध एक प्रत्याशी चाहिए, मिल नहीं रहा है। যদি কোনো লোক রেডি না হয়ে থাকে তাহলে কোনো মেয়ে মানুষ যদি তোর মনে থাকে দিয়ে दे, মেয়েদের একটা কোটাও ফুলফিল हो जाবে। कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई नहीं हो तो किसी महिला को ही दे दो, हारना तो वही, एक महिला का कोटा भी पूरा हो जाएगा। तो सुब्रत दा ने 2 नंबर जंतर मंतर रोड में कहा कि ममता के दिए दिन भालों में। ममता के लिए यही पर्याप्त था कि हमें सुब्रत दा ने टिकट दिया, हम जीते या हारे ये गौड़ प्रश्न था, हमें एक राजनीतिक स्वीकृति मिली। और ज्योति बसु का एक ऐतिहासिक बयान आया था, मृतो इंदिरा गांधी जीवंत इंदिरा गांधी छे बेसी शक्तिमान, इंदिरा गांधी डेड इज मोर पावरफुल देन इंदिरा गांधी अलाइव। और इंदिरा जी की शहादत, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा, बूंद बूंद से देश की रक्षा, जो वातावरण हुआ उसमें सोमनाथ दा भी हार गए। और उसके बाद आनंद बाजार पत्रिका बंगाल का सबसे बड़ा अखबार होता था। और निश्चित रूप से सोमनाथ चटर्जी बड़े कद्दावर नेता थे। उनको हराने वाली एक लड़की, छोटी उम्र की लड़की, सामान्य परिवार की लड़की, और आज भी ममता के लिए मैं कहूँगा कि वो कालीघाट के उसी छोटे 2 कमरे के मकान में ही रहती हैं जहाँ वो तब रहती थी। कोई परिवर्तन उन्होंने अपने जीवन शैली स्तर में अभी तक बाहर रूप से तो नहीं किया था, अंदर की बात नहीं पता जी। तो पहली हेडलाइन मुझे याद है आनंद बाजार पत्रिका की, ममता के देखते भीड़, ममता को देखने के लिए भीड़। और एक कौतूहल हुआ ये कौन लड़की है जिसने, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ममता दिल्ली नहीं देखी थी, वह सांसद होने के बाद दिल्ली आई। और मुझे याद है कल की घटना है, हम लोगों ने यहाँ दिल्ली के जनपथ होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की थी, हवाई अड्डे पर उनको लेने गए थे। और उस समय फ़ोन नहीं लगता था, तो दिल्ली के हमारे आवास पर आकर के रोज़ अपनी माँ से वो बात करती थी। इस तरह से एकदम अकस्मात, जिसको कहते हैं ना विंड फॉल, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और सोमनाथ चटर्जी बड़े आदमी थे, उनको चूँकि हरा के आई थी तो राजीव गांधी की नज़र पड़ गई, ममता बन गई। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, तो होनी थी। राजीव जी ने उनको बहुत बढ़ाया और वो राजीव जी को बहुत मानती थी, और मुझे लगता है अब भी मानती हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं राजीव जी के प्रति अगाध श्रद्धा है, क्योंकि पहले बड़े नेता राजीव जी थे जिन्होंने ममता को बहुत प्रोत्साहित किया और बढ़ाया। उसके बाद वो आगे बढ़ती चली गई। और मैं कहूँगा सिर्फ प्रारब्ध है ऐसा भी नहीं है, वो बहुत धुन की पक्की, जिद्दी और निरंतरता के साथ एक लकीर पर उन्होंने माँ माटी मानुष का नारा पकड़ा, तो उसको तब तक बोलती रही जब तक एक बार वो जम नहीं गया। तो ये यात्रा आज अगर शारदा स्कैम से घिर गया आके, तो आपको क्या लगता है कहीं गलती हुई उनसे? देखिए, मैं स्पष्ट कहूँगा कि चाहे ममता हो या मुलायम सिंह हो, इनकी राजनीति बहुत मेधा की राजनीति नहीं है कि बहुत किसी अभिव्यक्ति की राजनीति हो, अध्ययन की राजनीति हो, कि नीति की नीति हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी राजनीति निरंतरता की, संघर्ष की, और किसी एक मुद्दे को पकड़कर उस पर अनवरत चलने की अद्भुत क्षमता की राजनीति है, मेहनत की राजनीति है, क्लिष्ट राजनीति है। यह सहज राजनीति नहीं है जो घरों के ड्राइंग रूम में स्ट्रेटजी से जिसका प्रस्फुटन होता है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को एक स्पेक्ट्रम से जब दूसरे स्पेक्ट्रम में हो जाता है तो उसके व्यक्तित्व में एक बदलाव आना चाहिए, अक्षुणता के लिए और विकास के लिए। वहाँ पर ये दोनों लोग विफल हुए, जो केजरीवाल भी विफल हुए। ये केजरीवाल, ममता और मुलायम सिंह जी, विपक्ष में इन लोगों का कोई सानी नहीं है।
और सत्ता में ये असफल हो जाते हैं। आपकी मुलाकात बिरला जी से फिर माधवराव सिंधिया से, वो यात्रा कैसे हुई वहाँ? हमारे एक मित्र हैं श्याम भरतिया, वो हिंदुस्तान टाइम्स की जो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, मालिक भी हैं, शोभना जी के पति हैं। वो हमारे मित्र थे और उन्होंने मुझे कलकत्ता से दिल्ली ज़बरदस्ती ले आने का काम किया, अपने घर में रखा। मुझे याद है मैं अकबर होटल में रुकता था, क्योंकि अकबर होटल में पंचमल नाम का एक रेस्टोरेंट था। उस दौरान उस रेस्टोरेंट में 30 रुपये की थाली मिलती थी, उसमें जितनी पूड़ी, जितनी खीर और जितनी जलेबी खानी हो आप खा सकते थे। पंचमहल का खाना और ये प्रथा मुझे बहुत पसंद थी कि 30 रुपया दीजिए और मन भर खाइए, ठूस ठूस कर। तो चाणक्यपुर में वो अकबर होटल होता था। उस होटल से मुझे उठा करके श्याम भरतिया, उस समय वो श्री 3 महारानी बाग में रहते थे, बगल में कपिल सिब्बल साहब भी रहते थे, वकील थे, वहाँ पर लेकर के आए और अपने घर में उन्होंने मुझे रखा। मेरा विवाह भी उनके घर से हुआ, श्याम भरतिया के घर से। और हमारी पत्नी को देखने शोभना जी गई थी, उन्होंने अप्रूव किया और फिर हमारे माता पिता से ज़्यादा बढ़ के चढ़कर उस पूरे वैवाहिक समारोह को पूरा समाजी और अमली जामा देने का काम उन्होंने किया था। बिरला जी के कोई पुत्र नहीं, उनके 3 पुत्रियां हैं और सबसे छोटी पुत्री शोभना जी। और चूंकि ये लोग भी दिल्ली में थे और उनकी अन्य 2 पुत्रियां कलकत्ते में रहती हैं, तो बिरला जी बहुत ज़्यादा समय दिल्ली में बिताते थे, कृष्ण कुमार बिरला जी। इन लोगों के नाते मैं बिरला जी के संपर्क में आया और सार्वजनिक जीवन में पहला बड़ा व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आया वो बिरला जी थे। और कुछ ही दिनों में ये जो एक प्रचलित बात है कि मैं उनके यहाँ नौकरी करता था, एकदम गलत है। उन्होंने अपनी शुगर मिलों में, गोविंद शुगर मिल में पहले और बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के बोर्ड पर मुझे डायरेक्टर बनाया। और बाद में माधवराव सिंधिया जी जनसंघ में थे और हमारे एक मौसा हैं, वो मर गए, उनकी मृत्यु हुई अभी। वह दिनेश सिंह जी के और सहपाठी थे दून स्कूल में और सांसद भी रहे भारतीय जनसंघ के। और माधवराव जी का परिवार भी पहले जनसंघ में ही था, राजमाता सिंधिया। उनके माध्यम से मैं माधवराव जी को जानता था और माधवराव जी का और शोभना जी का परिचय भी मैंने ही कराया। उसके बाद हम लोगों का एक गुट बन गया, शोभना जी का, मेरा, माधवराव जी का, श्याम जी का। और हम लोग ग्रीष्मावकाश की जो छुट्टियां थी लंदन में या वियना में, हर साल महीने भर कम से कम हम लोग साथ रहते थे और बिताते थे। तो सामाजिक स्तर पर बिरला जी भी और सामाजिक स्तर पर माधवराव जी से भी मेरे संबंध हुए। तो राजनीतिक कम थे। आपके अंदर वो क्या हुनर था कि बिल क्लिंटन से आपकी दोस्ती, टॉनी ब्लेयर से लंदन में आपकी दोस्ती, किंग जॉर्ज से आपकी दोस्ती, तो इतने बड़े लोग आपसे कैसे आपके इतने करीब आ जाया करते थे? मैं तो मानता हूँ कि हर बड़े व्यक्ति को, मैं तो मुलायम सिंह को भी बड़ा मानता हूँ। मुलायम सिंह के पिता सामान्य रहे होंगे स्वर्गीय सुगर सिंह जी, लेकिन मुलायम सिंह अब छोटे नहीं हैं, वो अब छूट गए हों भीड़ में पीछे, लेकिन प्रधानमंत्री बन ही गए थे। उनके आज के संबंधी लालू यादव जी अगर और सहचर शरद यादव जी ने विरोध नहीं किया होता तो लगभग उनकी ओथ होना तय था देवगौड़ा जी के जाने के बाद। भले 6 महीने के लिए बनते, साल भर के लिए बनते, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनना तय था। और सारी कमान हमने संभाली थी, इसलिए मुझे पता है हर बड़ा व्यक्ति, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे माधवराव हो, चाहे बिरला जी हो, और एक नाम भूल गया, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, उनके साथ भी हर छुट्टियों में मैं जाता था, उनको बोइंग बिजनेस जेट में, कैलगरी में, कनाडा में, हर जगह। हर बड़े व्यक्ति को अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है
जिससे वो अपनी तमाम जीवन की समताएं विषमताएं उसकी हिस्सेदारी कर सके। तो आप कह सकते हैं इनके जीवन का मैं सोखता था। सोखता आप जानते हैं ब्लोटिंग पेपर, कि जब स्याही गिर जाती है फैलती है तो सोखता रख देते हैं ताकि वो सोख ले। तो हो सकता है कि मैं एक सोखता रहा इन सब के लिए, इनके जीवन की विषमताओं को, अभिव्यक्तियों को, सुख को और दुख को ये सबसे कह नहीं सकते थे। और जो आज के इतिहास में जो भाट और चारणों की बात आती है, दरअसल वो भाट और चारण नहीं है। हर बड़ा आदमी कहीं ना कहीं अकेला होता है और अपने उस अकेलेपन को वो बांटना चाहता है और उसको संबोधित करना चाहता है। क्या यही वजह है कि आपके व्यक्तित्व में इतनी उदात्तता आई और आप दोस्तों के दोस्त रहे, आपने अनकंडीशनल मदद की बहुत लोगों की, जिन्होंने बाद में आपके पीठ में कईयों ने खंजर भोंक दिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि पहली बात तो है कि मैंने किसी की मदद नहीं की, क्योंकि वो जिस स्तर पर मैंने मदद की वो सहज नहीं है, असहज मदद, असहज वो कृत्य है। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी के लिए हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी के लिए हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों चला जाना, उनकी सारी आर्थिक दुर्दशा को अपनी मान करके सर पर ले लेना, उनके सारे कर्ज को। मेरा उत्तरदायित्व तो था नहीं। वो हमारे न पिता थे न हमारे सगे भाई थे, फिर भी उनके सारे कष्ट को अपना मान लेना। तो मैं समझता हूँ मैंने उनके लिए या मुलायम सिंह के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया। जिस तरह से हम अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो हम उनको नहीं खुश करते, हम अपने को करते हैं। हमें एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है कि हमने इनके लिए कुछ किया। तो हमने जज्बात निभाए हैं उसूलों की तरह, हमने लोगों के साथ जज्बाती लगाव रखा और ये हमारी गलती है। क्योंकि जीवन के 59वें वर्ष में, अब 27 जनवरी को मेरा जन्म दिवस है, 59 साल का मैं हो जाऊंगा और वरिष्ठ राजनीति होने में सिर्फ 1 वर्ष बाकी है। मेरा ये मानना है कि सिवाय आपकी अर्धांगिनी के आपका कोई नहीं है। कैसी भी हो, आपके सुख दुख में वो रहेगी। बाकी सब संबंध बड़े कृत्रिम और आडंबर के होते हैं। हमने हर संबंध को बहुत जज्बात से और बहुत हृदय से निभाया, बहुत शिद्दत से निभाया। और तो लोग ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा निकट आप जाएंगे तो आपको निराशा होगी, और अगर आप संबंधों में एक स्पेस रखेंगे, एक स्थान रखेंगे, तो संबंध का निर्वहन होगा। और अगर संबंधों में पैसा आ गया तो आपके संबंध भी जाएंगे और पैसा भी जाएगा। ये मेरे जीवन का कटु अनुभव है। और दूसरी बात ये कि आप वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, नीडी की मदद कर दीजिए, ग्रीडी की मदद करिए। आप अनिल अंबानी की मदद करेंगे, उसको वो रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्वयं में इतना बड़ा आदमी है कि थोड़ी और आप मदद कर देंगे। या आप अमिताभ बच्चन इतने नामचीन व्यक्ति हैं कि आप उनकी मदद कर देंगे, उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। बड़े लोगों का ये मानना होता है कि आपसे मदद लेकर के उन्होंने आपको एक अवसर दिया, आपको कृतार्थ किया कि आपको इस लायक समझा कि आपसे वो मदद लें। तो आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब अमिताभ ने आपको दोस्त मानने से इनकार कर दिया, या अनिल अंबानी ने आपके फ़ोन लेने से मना कर दिया? देखिए, फ़ोन लेने से मना कर देना एक ईमानदार बात है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप विषम परिस्थितियों में हम आपका फ़ोन नहीं लेंगे क्योंकि मुझे डर लग रहा है, ये ईमानदार बात है। हर व्यक्ति का मन और साहस मेरे ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन फ़ोन हमारा काट देना ये दुखद है। अमिताभ बच्चन ने कभी ये नहीं कहा कि वो हमसे उपकृत नहीं है या हमारे मित्र नहीं हैं। अमिताभ बच्चन के हर सुख दुख में मैं खड़ा रहा, और हमारे दुख की घड़ी में ये लोग विलुप्त हो गए। तो ये विलुप्तता दुखदाई है। हमने अमिताभ बच्चन की मदद की, ये दुखदाई नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि कौन रोता है यहाँ किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। AB कौर भयानक कर्जे में था, दूरदर्शन का इतना इस पर मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैंने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि मुझे उनका दुख मेरा दुख था। उस समय मैंने अपने दुख को संबोधित किया। तो आपने अपने उद्गार एक बार व्यक्त किए थे और कहा था कि अमिताभ की शायद ये आदत है कि अपने दोस्त कपड़े और स्टाइल बदल लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये तो सही है, लेकिन जब आप किसी के मोह में और प्रेम में होते हैं
तो आपको उसकी बुराई नहीं दिखती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महमूद ने, अगर आप ट्वीट करें देखें तो उन्होंने, महमूद जी ने कहा जब वो मुंबई गए थे, उनके रहने की जगह नहीं थी, तो मुंबई में वो महमूद के घर पे रहते थे। और मुंबई, और पहले अच्छा रोल, नायक का रोल अपनी मित्र अरुणा ईरानी को नायिका बनाकर बॉम्बे टू गोवा में महमूद ने दिया था। तो ये इतिहास है। महमूद से उनकी निकटता नहीं रही। उसके बाद अमजद खान से बहुत निकट हुए, उससे निकटता नहीं रही। नाडिया डवाला से निकटता नहीं रही। प्रकाश मेहरा जिन्होंने जंजीर में उन्हें एक महानायक बनाने की शुरुआत की, उनसे निकटता नहीं रही। जादूगर और तूफान के निर्माण को लेकर के जो गतिरोध हुआ था, उस गतिरोध के कारण मनमोहन देसाई से उनके रिश्ते टूटे। शशि कपूर जो उनके बहुत मित्र थे, वह उनसे दूर हो गए। गांधी परिवार जो उनके परिवार की तरह था, सोनिया गांधी लंदन में और मुंबई में उनके निवास पर रुकती थी, वह उनसे दूर हो गई और उनका पूरा समन्वय बंद हो गया। मोदी जिनके लिए उन्होंने काफ़ी गुजरात में प्रचार किया, और मैं आज एक रसोद्घाटन और कर दूं, नरेंद्र मोदी से अमिताभ बच्चन का परिचय भी मैंने करवाया। आज मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मोदी जी मना कर दें इस बात को या अमिताभ बच्चन मना कर दें। उनकी एक फिल्म बनी थी पा, तो पा को करमुक्त कराने के लिए मैंने वामपंथी वृंदा कारत से और धुर दक्षिणपंथी नरेंद्र मोदी दोनों से बात की थी, और पा को करमुक्त होना चाहिए था, करमुक्त हुआ। और उसके बाद मोदी जी ने प्रस्ताव दिया कि हम चाहते हैं कि वह गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि भाई अमर सिंह जी, आपकी क्या राय है? हमने कहा गिर के शेर और द्वारका के मंदिर की कोई जाति नहीं है। अगर कल को मायावती भी आपको ताज का प्रचार करने के लिए बोले और आपके पास समय हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मायावती हमारी दूर विरोधी हैं, और जब उनके ऊपर कांग्रेस का हमला हुआ तो मैंने ही उनके बचाव के लिए सिम्बोसिस के परिसर में, वो हमारी उनकी अंतिम सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर के हमारी उनकी अंतिम सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी, उसमें हमने खुलेआम कहा कि अमिताभ बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी कि बैर कराती मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। इन भावों को अभिव्यक्त करने वाले महाकवि का पुत्र सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? गुजरात के शेर की कोई जाति नहीं है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं है, गिर के शेर की, और अयोध्या ये द्वारका के द्वारकाधीश की कोई जाति नहीं है, तो गुजरात के पालनपुर की कोई जाति नहीं है। वो गुजरात के पर्यटन का प्रचार कर रहे हैं, ना कि मोदी जी के कृत्यों का। तो आज मोदी जी ने भी जब उनको अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद बुलाया तो उसमें वो नहीं गए, उन्होंने एक दूरी बना के रखी। और आप ये देख लीजिए, वो मोदी जी का झाड़ू उनके और अभिषेक के हाथ में है। और जया बच्चन जी को समाजवादी पार्टी ने बनारस का परिरक्षक बनाया मोदी जी की राजनीति पर झाड़ू फेरने के लिए। और उन्होंने अभी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि मोदी जी बहुत बात करते हैं, लेकिन ये जो बच्चे ने करके दिखाया है जो महिलाओं के लिए, वह मोदी नहीं कर पाए, सिर्फ बात करते हैं। मेरी संसारी के तमाशे में थे तुम भी शामिल, मुझे पत्थर न लगा तो तुम कैर लगे। यही जया बच्चन है जिनके राज्यसभा के लिए मुझे याद है कि आप लड़ झगड़ कर राज्यसभा लेकर आए थे इनके लिए, लेकिन जब आपको पार्टी से निष्कासित किया जा रहा था तो एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा इन्होंने। हमारा निष्कासन करने वालों के पक्ष में शब्द कहे। इन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के बेइज्जत करके कहा कि आप गलत हैं। इन्होंने सार्वजनिक बयान दिया हमारे विरोध में, साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने हमें और मुलायम सिंह को बराबर रखा। अपने बेटे बेटी की शादी में अपने घर के बुजुर्गों के श्राद्ध में परिवार के सदस्य के रूप में मेरा नाम प्रकाशित किया, निमंत्रण कार्ड पत्र में भी। और जब राजनीति का प्रश्न आया तो अमिताभ बच्चन ने सदैव ये कहा कि राजनीति बड़ी बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है, मैं उसमें नहीं हूँ। लेकिन राजनीति और भाई में जब चुनना हुआ तो उन्होंने राजनीति को चुन लिया। तो ये जो कथनी और करनी का भेद है, बागबान का चरित्र निभाते हैं पर्दे पर, कि किस तरह से जब परिवार के लोग छोड़ते हैं तो क्या पीड़ा होती है, वो सजीव चित्रण करते हैं। तो पर्दे के बागबान असली जीवन में बाग उजाड़ की भूमिका निभाते हैं, तो कष्ट और पीड़ा तो जया जी के लिए आपने, जया बच्चन के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिए सोनिया जी से राह ठान ली, इस हद तक आप गए थे। मूर्खता है हमारी, लेकिन मैं यही कहूँगा, है यही प्यार की आबरू, मैं वफा करूँ वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। और अगर बात अखिलेश की करें तो जब पिता पुत्र में एक तरह से बातचीत बंद थी तो आप वो संवाद सेतु थे दोनों के बीच,
लेकिन ना तो दो देखिए, अखिलेश मुख्यमंत्री अखिलेश नहीं, कई लोग गलत समझते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश की मैं आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि व्यक्ति अखिलेश हमारे बेटे की तरह है। लेकिन बुरा लगता है कि आप पूरे गुजरात में इस बात का बावेला मचा देते हैं कि हमारे पोस्टर को नरेंद्र मोदी उखड़वा रहे हैं। एक रात पहले तक आप जैकलिन फर्नांडिस का और ऋतिक रोशन का ठुमका देखते हैं, और दूसरे दिन नवनीत सहगल, जो मायावती के भी स्तंभ है और आपके भी स्तंभ हैं, इतना बावेला मचाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं, धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय आए हैं जो निवेश करना चाहते हैं। और मैं चंडी भी वहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस का मुख्यमंत्री, जिसको पैथोलॉजिकल हैथरेड है, आंतरिक घृणा है जिसको, वह भी इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। और आपने पोस्टर लगवाकर, टीम भेजकर, जाड़े का अवसर है, एक रात पहले आप पहुंच जाते। जैकलिन का नृत्य न देखा होते। ऋतिक रोशन का जहाज उड़ गया सफाई से, आपका जहाज नहीं उड़ा, कौन मानेगा? किसको फॉग के चलते नहीं उड़ तो पाया। ऋतिक रोशन का जहाज कैसे उड़ गया? फॉग ऋतिक रोशन के जहाज के लिए नहीं था। वो आए, ठुमके भी लगाए, मुंबई चले गए, और उस ठुमके के बाद आप अहमदाबाद नहीं पहुंच पाए। आप कहेंगे कि बम्बई में फॉग नहीं होता, सफाई में होता है। तो सफाई के फॉग में ऋतिक रोशन उड़ गए, तो मुंबई और अहमदाबाद के जलवायु में कोई अंतर नहीं है। अहमदाबाद में भी फॉग नहीं होता, मुंबई में भी फॉग नहीं होता 12 महीने, समुद्र के किनारे है। कलकत्ते में भी फॉग नहीं होता, मद्रास में भी फॉग नहीं होता। हम तो गगन बिहारी लाली कहा जाता था हमको, हम तो गगनों में ही उड़ते रहे। तो हमें मालूम है कि कहाँ की जलवायु कैसी होती है। लखनऊ में फॉग हो सकता है, और मैं मानता कि फॉग है, निश्चित रूप से मानता है, अगर ऋतिक रोशन न उड़े होते। लेकिन जब ऋतिक रोशन उड़ गए तो आप कैसे नहीं उड़ गए? फॉग सफाई में हो सकता है। अगर ऋतिक रोशन भी वहाँ पड़े रहते, जैकलिन भी पड़ी रहती, तो मैं मानता फॉग है। ऋतिक और जैकलिन के लिए नहीं फॉग था, आपके लिए फॉग था। आलस कर गए होंगे आप। पर सफाई का आगाज तो आपने ही किया, निश्चित रूप से किया था। और मुलायम परिवार को चस्का तो आपने लगाया ये सितारों की। चलिए मैं उसके मेरे ऊपर यही आरोप लगा करके मुझे राम गोपाल ने दल से निकाला। सितारों की चाकाचौंध और उद्योगपतियों का, पूंजीवाद का बढ़ावा करने वाला यह भ्रष्ट अमर सिंह, इसे समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। मैं भ्रष्ट हूँ क्योंकि मैंने सितारों की चकाचौंध करा दी। मैं भ्रष्ट हूँ क्योंकि बकौल स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र के, अमर सिंह जी, आपने समाजवाद को शिल्पा शेट्टी की टांगों में प्रविष्ट करा दिया है। चलिए मैं पापी हूँ। शिल्पा शेट्टी की टांग से अब ये जैकलिन फर्नांडिस के शरीर के अन्य सौष्ठवों से होते हुए मल्लिका शेरावत के भीगे ओठ तक पहुँच गया है। अब तो अमर सिंह नहीं है। अब यह क्यों हो रहा है? जब इस आरोप में मुझे निकाला गया तो कम से कम अब आप बंद कर देते, अब आप सुधर जाते। हमने बिगाड़ा और इसी आरोप में हमें निकाला गया। हमारे ऊपर कोई आर्थिक दुराचार, कदाचार का आरोप नहीं, अनुशासनहीनता का आरोप नहीं है, चकाचौंध। और ये आरोप लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हमसे पहले राज बब्बर को आप लेकर के आए थे। राज बब्बर जब समाजवादी पार्टी में थे, इंसाफ का तराजू में पद्मिनी कोल्हापुरी और जीनत अमानती का पर्दे का बलात्कार करने के बाद जब वो प्रसिद्ध हो गए थे खलनायक के रूप में, तो वह समाजवादी पार्टी की दीप शिखा प्रज्वलित कर रहे थे। उस समय वो सिनेमा वाले नहीं थे, बड़े स्टार थे राज बब्बर साहब। उद्योगपति हम लाए। उसके पहले संजय डालमिया हमसे पहले राज्यसभा बना दिए गए थे, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया के सुपुत्र हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र होने के बावजूद उन्हें समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हमसे पहले बना दिया गया। तो उद्योगपति और सिनेमा वाले तो पहले से ही मूल रूप से पसंदीदा थे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी के लिए, आदरणीय मुलायम सिंह जी के लिए। और इसका ज्वलंत प्रमाण ये है कि अमर सिंह के पलायन के बाद भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई। शिल्पा शेट्टी से ऊपर मल्लिका शेरावत, जैकलिन फर्नांडिस इत्यादि इत्यादि, परिणीति चोपड़ा, कौन कौन नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिनेमा वालों के विरुद्ध हूँ ही नहीं, हमारे बहुत मित्र हैं सिनेमा वाले। लेकिन सिनेमा की संस्कृति के तथाकथित विरोधी धूर समाजवादी राम गोपाल यादव जी, स्वर्गीय मोहन सिंह जी, स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी,
जो समाजवादी पार्टी की संस्कृति को शिल्पा शेट्टी की टांगों में घुसेड़ने के कारण अमर सिंह को दल से निकालने का पूरा प्रपंच रचे थे, क्या इन लोगों की दोहरी और दोगली मानसिकता नहीं है कि जो आरोप लगा करके अमर सिंह का निष्कासन किया गया, उस आरोप के साथ वो स्वयं जीवित हैं? मैं सफाई महोत्सव में इन तारिकाओं के नृत्य का विरोध नहीं कर रहा हूँ, इन तारिकाओं के नृत्य की बैसाखी को मेरे निष्कासन का डंडा बनाने की कि उस आरोप का विरोध कर रहा हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ रामगोपाल से, आप किसको निष्कासित करोगे भाई? तो क्या अमर सिंह को फिल्मों में अभिनय करते हुए हम देखेंगे आगे? मैंने किया है, एक मलयालम फिल्म थी मुंबई मिठाई, मैं डिम्पल जी का प्रशंसक रहा, पत्रकार साथियों ने फिल्म बनाई थी, तो प्रशंसक रहा। युवा अवस्था में जब उनकी बॉबी लगी थी तो हर देश की युवा की तरह वह भी हमारी पसंदीदा तारिका थी, और जीवन बना सही मलयालम फिल्म में उस भूमिका में मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। तो इसके अलावा सतीश कौशिक की एक फिल्म हमारा दिल आपके पास है, उसमें ऐश्वर्या के साथ मैंने अभिनय किया जब वो पुत्रवधू बनने से पहले। इसके अलावा धर्मेंद्र जी और बॉबी और सनी की फिल्म थी अनिल शर्मा की अपने, उसमें भी मैंने काम किया। तो इसके अलावा देवानंद जी हमारे बहुत बचपन के हमारे पसंदीदा सितारे थे, उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट में मैंने काम किया। फिल्में चली या न चली, लेकिन दोस्तों से दोस्ती, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया शान से, अपना जीवन अपने तरीके से मैंने जिया। तो आगे कुछ देख पाएंगे आपको फिल्मों में अभिनय करते? अब ये मेरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन अगर मौका, समय, परिस्थितियाँ रहीं। हमारे एक दोस्त हैं अमीर रजा हुसैन, कारगिल बनाया था, भारतीय जनता पार्टी में थे, मोदी जी के सवाल पर छोड़ा भी। उनको मैंने फिल्मों में कभी नहीं देखा था, नाटक में ही सक्रिय देखा था। अभी एक फिल्म आई खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त किरदार किया है, बहुत अच्छा काम किया है। प्रारब्ध अवसर कब कहाँ किस रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक दे, किसी को क्या पता है। वैसे तो अमर सिंह जी आप बड़ा फराख दिली से हर चीज़ को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे याद है एक बार राज बब्बर ने जब आपको फूलों का गुलदस्ता भिजवाया तो आपने कहा था इसमें कांटे ही कांटे हैं। स्वीकार तो किया मैंने, लेकिन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, वो यथार्थ मैंने बोला था। वो फूल ही क्या है जिसमें कांटे ना हो, ज़िंदगी क्या जिसमें सिर्फ तड़कती दोपहर हो और शाम का झुरमुट ना हो। तो फूलों का गुलदस्ता उन्होंने भिजवाया था, मैंने स्वीकार भी किया था, लेकिन मैंने इतना कहा था कि फूल तो हैं, इन फूल के साथ कांटे भी हैं। वो कांटे उन स्मृतियों की है जो ज़रा कटु है, वो फूल वो यथार्थ है जो उन्होंने हमको सप्रेम सादर समर्पित किया। अमर सिंह जी से हमारी ये बातचीत, दिलचस्प बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में।